प्रभात विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है तुर्की साम्राज्य की स्थापना में मोहम्मद गोरी की क्या भूमिका रही। मोहम्मद गोरी के द्वारा तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा गया और इन दोनों युद्धों के परिणाम एक दूसरे से विपरीत थे। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पराजित होना पड़ा था। वहीं एक साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और उसमें मोहम्मद गोरी को विजय हासिल हुई और तुर्की सल्तनत की स्थापना भारत में एक तरीके से 1192 ईस्वी में हम तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मान सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वह एक निर्णायक युद्ध माना जाता भारतीय इतिहास में, और जिस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध ने भारत में मुगल सत्ता को स्थापित किया था, उसी प्रकार तराइन के द्वितीय युद्ध ने भारत में तुर्की सत्ता को स्थापित किया। अब हम बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद की क्या स्थिति रही और किस प्रकार मोहम्मद गौरी और उसके जो गवर्नर्स थे उन्होंने भारत के अन्य क्षेत्रों को जीता। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गंगा की वादी और यानी गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है और साथ ही जो बिहार और बंगाल है वहाँ पर तुर्कों ने कैसे सफलता हासिल की। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद 1192 और 1206 ईस्वी के बीच तुर्की जो सत्ता है वह गंगा, यमुना, दोआब और पास के इलाकों में स्थापित हो गई। बिहार और बंगाल भी जीत लिए गए। दोआब में स्थिति को मजबूत करने के लिए तुर्कों को पहले कन्नौज के शक्तिशाली गहडवाल राज्य को पराजित करना जरूरी था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी अपने भरोसे के यानी विश्वास पात्र जो गुलाम थे उनके हाथों में भारत की बागडोर देकर वापस गजनी लौट गया था और इन सरदारों में विद्यार्थियों कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम प्रमुख था और शेष जो क्षेत्र थे आसपास के दिल्ली और अजमेर के, उनको जीतने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम 1193 ईस्वी में मेरठ, दिल्ली तथा कोल पर अधिकार किया गया। 1193-94 ईस्वी का जो समय है उसमें ऐबक ने मेरठ, बरन यानी बुलंदशहर और कोइल यानी अलीगढ़ पर अधिकार करके कन्नौज के गहडवाल राज्य पर भावी आक्रमण की नींव रखती थी। दिल्ली के तोमर शासक पर विद्रोहात्मक गतिविधियों में भाग लेने का आरोप लगाकर 1193 ईस्वी में ही दिल्ली पर भी तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। इसके बाद जो है उनका आक्रमण हुआ कन्नौज के खिलाफ और दोनों पक्षों के बीच चंदावर का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में। इस समय कन्नौज जो है वह उत्तरी भारत का एक शक्तिशाली राज्य था, अतः पृथ्वीराज की पराजय के बाद वह तुर्की आक्रमण का निशाना बना, उसका अगला शिकार बना, क्योंकि उत्तर भारत में मुस्लिम राज्य को सुरक्षित करने के लिए या सुरक्षित बनाए रखने के लिए कन्नौज के शक्तिशाली राज्य को पराजित करना भी जरूरी था। अतः 1194 ईस्वी में मोइजुद्दीन यानी मोहम्मद गोरी भारत लौटा और लगभग 1.5 लाख जो है घुड़सवारों के साथ यमुना को पार करके वे कन्नौज की ओर बढ़ा। कन्नौज के पास चंदावर में मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच एक भयानक लड़ाई हुई। कहा जाता है कि जयचंद्र लगभग युद्ध जीत चुका था, लेकिन उसकी आंख में एक तीर लगने से वह हाथी से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके परिणाम स्वरूप गहडवाल सेना में भगदड़ मच गई और वे रणभूमि से पलायन कर गई। परिणाम स्वरूप सफलता या विजय श्री जो है गोरी को मिली। चंदावर की विजय से तुर्कों ने बिहार की सीमा तक फैले हुए एक विशाल भूभाग पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। प्रोफेसर S.R. शर्मा कहते हैं कि चंदावर के युद्ध में जयचंद के पतन ने मोहम्मद गोरी को भारतवर्ष की राजनीतिक और धार्मिक राजधानियों कन्नौज और बनारस का स्वामी बना दिया। यानी कन्नौज को जो चंदावर का युद्ध हुआ था उसको जीतने के बाद कन्नौज और बनारस जो है तुर्कों के अधिकार में आ गया, जो उस समय उत्तरी भारत का राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था, धार्मिक और राजनीतिक राजधानियाँ रहीं। इस प्रकार तराइन और चंदावर के युद्धों ने उत्तर भारत में तुर्की साम्राज्य की या तुर्की राज्य की बुनियाद रखी, नींव रखी। लेकिन इस प्रकार प्राप्त विजय को स्थायी बनाने का काम बहुत मुश्किल साबित हुआ और उसने तुर्कों को लगभग 50 वर्षों तक युद्धों में उलझाए रखा। यानी नवविजित जो राज्य थे
लगातार स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे, स्वतंत्र होते रहे, और जो भी तुर्की शासक गद्दी पर बैठता था उसे इन राज्यों को वापस जीतने के लिए मशक्क़त करनी पड़ी, और इसमें वो लगभग 50 वर्षों तक लगे रहे। इसके बाद हम बात करते हैं बयाना और ग्वालियर पर अधिकार की। 1195 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुणे भारत आया। उसने दिल्ली के दक्षिण स्थित क्षेत्र की रक्षा के लिए बयाना और ग्वालियर के विरुद्ध अभियान किए। पहले उसने भट्टी राजपूत कुमारपाल द्वारा शासित बयाना पर आक्रमण किया। कुमारपाल ने थनगिरी के दुर्ग से तुर्क आक्रमण का सामना किया, लेकिन उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। थनगिरी और विजय मंदिर गढ़ पर मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया और बहाउद्दीन तुगरिल को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। इसके बाद गौरी ने ग्वालियर पर घेरा डाला। ग्वालियर के किले की जो अभेद्यता थी या दुर्भेद्यता थी, उसके कारण किले पर आसानी से अधिकार करना संभव नहीं था। अतः यहाँ के परिहार वंशी शासक सुलक्षण पाल ने जब संधि का प्रस्ताव रखा तो गौरी ने इसे स्वीकार कर लिया और किला सुलक्षण पाल के पास ही रहने दिया। आगे चलकर विपरीत परिस्थितियों में विवश होकर 1196 ईस्वी में सुलक्षण पाल ने किला यानी ग्वालियर का जो दुर्ग है वह तुर्कों को सौंप दिया। कुछ समय बाद ऐबक ने चंदेल शासकों से कालिंजर, महोबा और खजुराहो भी छीन लिए। दोआब में अपना मजबूत आधार बनाकर तुर्कों ने पड़ोसी क्षेत्रों पर अनेक धावे बोले। ऐबक ने 1197 ईस्वी में गुजरात के शासक भीमदेव तृतीय, जिसने 20 साल पहले गौरी को हराया था, उसे पराजित किया और इस युद्ध में कई राजपूत सैनिक मारे गए। भीमदेव जंगलों में भाग गया और तुर्कों ने उसकी राजधानी अनहिलवाड़ा में भयंकर लूटपाट की। 1202 ईस्वी में ऐबक ने कालिंजर का दुर्ग भी जीत लिया। इसके बाद चर्चा करते हैं हम बिहार विजय की। बिहार विजय का श्रेय जाता है तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी को। उसने 1197 ईस्वी में चुनार और कर्मनासा के बीच के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसने 1203 ईस्वी में 200 योद्धाओं के साथ बिहार की राजधानी आनंदपुरी पर आक्रमण किया। वहाँ का राजा इंद्रवर्मन उसका सामना किए बगैर पलायन कर गया, जिससे बख्तियार की विजय हुई। इसके बाद हम बात करें बंगाल विजय की, जो कि 1204-5 ईस्वी में की गई। बंगाल पर उस समय सेन वंशीय नरेश राजा लक्ष्मण सेन का शासन था। बख्तियार ने सौदागरों के यानी व्यापारियों के वेश में कुछ कुशल घुड़सवार के साथ अचानक लक्ष्मण सेन के महल पर आक्रमण कर दिया, जिससे लक्ष्मण सेन जैसा प्रसिद्ध योद्धा घबराकर उसका सामना किए बगैर ही भाग छूटा। बख्तियार का बंगाल पर भी अधिकार हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं खोखरों के विद्रोह की, जो कि 1205 ईस्वी में हुआ था। 1203 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की ख्वारिज्म के शासक के हाथों अंधखुर्द नामक स्थान पर विनाशकारी पराजय हासिल हुई। इसी का फ़ायदा उठाकर पंजाब की जो सैनिक जाति थी खोखर, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने लाहौर और गजनी के मध्य का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अतः 1205 ईस्वी में खोखरों को दबाने के लिए गौरी पुनः भारत आया। ऐबक भी उसकी सहायता के लिए पंजाब में पहुंच गया। दोनों की संयुक्त सेना ने असंगठित खोखरों का बुरी तरह से दमन किया। हजारों खोखर मारे गए और सैकड़ों बंदी बना ली गए। खोखरों के दमन के बाद वह लाहौर पहुंचा और पंजाब की शासन व्यवस्था को दुरुस्त किया। इसके बाद हम बात करें गौरी की मृत्यु की, जो कि 1206 ईस्वी में हुई। गौरी जब खोखरों को पराजित करके गजनी वापस लौट रहा था तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को सिंधु नदी के तट पर दमियक नामक स्थान पर कुछ विद्रोही खोखरों ने अचानक शिविर में घुसकर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि खोखर विद्रोही अपनी पराजय से असंतुष्ट थे, नाराज थे। उसके शव को गजनी ले जाकर दफना दिया गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो ऐबक सूबेदार था भारतीय राज्य का, मोहम्मद गौरी के द्वारा नियुक्त किया, तो उसने इन विपरीत परिस्थितियों में भी मोहम्मद गौरी के भारतीय राज्य की सुरक्षा की और गुलाम वंश की नींव डाली। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के चरित्र और मूल्यांकन की। तो मोहम्मद गौरी को इस बात का श्रेय है कि उसने भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखी। वह एक मेहनती और दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति था। विपरीत परिस्थितियों में भी वह हिम्मत नहीं हारता था। हबीबुल्लाह ने इस संबंध में लिखा है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक की भांति
उसका सर्वश्रेष्ठ गुण उसका दृढ़ संकल्प था, जिसके साथ वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में जुट जाता था और किसी पराजय को अंतिम नहीं मानता था। वह राजनीतिक दांवपेच एवं कूटनीति में कुशल था। योग्य व्यक्तियों की तलाश कर उनसे कार्य लेने की क्षमता उसमें थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज और तुगरिल जैसे व्यक्तियों ने मोहम्मद गौरी के अभियानों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक सेना नायक की दृष्टि से देखें तो गौरी अपने समकालीन शासकों में उत्कृष्ट था, किंतु दृढ़ता, धैर्य व सामरिक नीति निर्माण में उसका किसी से कोई मुकाबला ही नहीं था। उसे 3 भयानक पराजयों का सामना करना पड़ा, अंधकुंद, नहरवाला व तराइन का प्रथम युद्ध। लेकिन इसके बावजूद भी उसने जो है अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पण और दृढ़ता प्रकट की। वह अपने पराजय के कारणों को निष्पक्ष भाव से विश्लेषित करता था और परिस्थितियों के अंतर्गत नीतियों में परिवर्तन करना उसकी विशेषता थी। इसीलिए हम देखते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में जब वह पराजित हुआ तो 1 साल में जो है उसने अपनी पराजय के कारणों का विश्लेषण किया और साथ ही उनको दूर करने का प्रयास किया और इस प्रकार की सैनिक नीति अपनाई, इस प्रकार की व्यूह रचना अपनाई कि 1 साल बाद ही वे उसी मैदान में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने में सक्षम हुआ और यह उसकी दृढ़ता का परिचायक है। मोहम्मद गौरी ऐबक की सहायता से भारत में तुर्की राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार मोहम्मद गौरी का भारत संबंधी कार्य बड़ा ठोस था। आगे चलकर इसी नींव पर जो है तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसने तुगलक काल में विशाल स्वरूप धारण किया और बाद में मुगलों ने उसी के आधार पर अपना जो है साम्राज्य बनाया, जो लगभग 200 सालों तक निर्बाध गति से चलता रहा। इस प्रकार हम देखते हैं विद्यार्थियों की भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना में मोहम्मद गौरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही और उसके उत्तराधिकारियों ने उसे और ज़्यादा जो है ठोस बनाया। धन्यवाद।